हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको कुछ पैरानॉर्मल घटनाओं से घटी कुछ घटनाएं बताने वाला हूं। ये सारी घटनाएं मुझे रेडिट से मिली हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये घटना जिस लड़की ने रेडिट पर शेयर की है उसका नाम मेलेबा था। और अब आगे की घटना मैं आपको मेलेबा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम मेलेबा है। यह घटना काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। इस घटना के बारे में मुझे मेरी दादी माँ ने बताया था। यह घटना शायद 1970 के करीब की है। उस वक्त मेरी दादी की उम्र करीबन 14 या 15 साल की थी। मेरी दादी के साथ ही यह घटना घटी थी और अब अपनी दादी के साथ घटी हुई घटना मैं उन्हीं के नज़रिए से आप लोगों को बताऊंगी। उस वक्त मेरी उम्र करीब 14 या 15 साल की थी। मेरे दादाजी एक किसान थे। हम लोग अलबामा में रहते थे। वहाँ पर उनके कई ढेर सारे दोस्त भी थे। वो भी किसानी किया करते थे और उनके पास भी बड़े बड़े फार्म हाउस थे जिसमें वो मुर्गियों को और गाय भैंसों को पाला करते थे। मैं कभी कभी अपने दादाजी के फार्म हाउस पर चली जाया करती थी क्योंकि मुझे वहाँ पर बहुत अच्छा लगता था और दादाजी के साथ टाइम बिताना भी मुझे बहुत ही पसंद था। वहाँ पर मेरा एक अलग कमरा भी बना हुआ था। जब भी मैं छुट्टियों में उनके यहाँ जाती थी तो कई दिनों तक रुका करती थी। उनके फार्म हाउस के कुछ ही दूरी पर एक और फार्म हाउस था जहाँ पर एक लड़की बेला रहती थी। बेला से मेरी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी और मैं जब भी कभी भी दादाजी के फार्म हाउस पर जाती थी मैं अक्सर बेला से मिला करती थी। जब मैं पहली बार बेला से मिली तो वो बहुत ही ज़्यादा अजीब थी, शांत रहती थी। वो ज़्यादा मुझसे दोस्ती भी नहीं करती थी। मैं वहाँ पर थोड़ा बहुत बोर भी हो जाती थी, इसलिए मैंने बेला से दोस्ती करने की कोशिश की और धीरे धीरे हमारी उससे दोस्ती भी हो गई। लेकिन मैं बेला के फार्म हाउस पर कभी भी नहीं जाती थी क्योंकि दादाजी ने मुझे वहाँ पर जाने से मना किया था। वजह मुझे खुद भी नहीं पता। वो हमेशा बोलते थे कि उनके वहाँ के जानवर काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हैं। मतलब कि जो उन्होंने गाय या मुर्गियाँ पाल रखी थी वो अचानक से पागल हो जाते हैं और किसी भी इंसान पे हमला कर देती हैं। सुनने में ये थोड़ा मजाकिया तो ज़रूर लगा था, लेकिन दादाजी सच कह रहे थे। मैंने कई बार देखा है जब भी कोई भी उनके फार्म हाउस पे ऐसा आदमी जाता है, उनके जानवर जिनको जानते नहीं हैं, तो वो अक्सर अजीब सी हरकतें करने लगते हैं, चारों तरफ भागने लगते हैं और पागल हो जाते हैं। यही सब देखते हुए दादाजी ने मुझे वहाँ पर जाने से मना किया था। उन्होंने मुझे हमेशा यही बोला था कि अगर तुम्हें बेला के साथ खेलना है तो तुम उसे अपने फार्म हाउस पर बुला लो या फिर उसके फार्म हाउस के बाहर उससे मिलो। बस इसके अलावा दादाजी ने मुझ पर किसी भी तरह की कोई भी रोक नहीं लगाई थी। मैंने भी उनकी बात को माना और मैं कभी भी बेला के फार्म हाउस पर नहीं गई। एक बार दादाजी और दादाजी के दोस्त, मतलब जिनके यहाँ बेला रहती थी, वो लोग कहीं बाहर गए थे। मैं फार्म हाउस पर ही थी। दादाजी ने मुझसे बोला कि उन्हें आने में थोड़ा सा देर हो जाएगा तो मैं घर पर ही रुकूं और घर से बाहर ना निकलूं। मैंने भी उन्हें कहा ठीक है। मैंने बेला से बात की और उनसे बोला कि आज तुम्हारे घर वाले बाहर जा रहे हैं, तुम्हें रात में अकेले रुकने में तकलीफ होगी तो तुम मेरे घर पर आ सकती हो। जब तुम्हारे घर वाले आ जाएंगे तो तुम दोबारा अपने घर वापस चली जाना। बेला ने मना किया। उसने कहा कि मैं रात में तुम्हारे यहाँ नहीं रुक सकती हूँ। मैंने उससे पूछा भी कि आखिर क्यों, तो उसने इस बात का मुझे जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मेरे घर वाले मुझे अलाउ नहीं करेंगे। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर उसने ऐसा क्यों बोला। उसने मुझसे बोला कि तुम मेरे घर पर आ सकती हो, लेकिन दादाजी की मुझे वो बात याद आ गई थी। उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं बेला के घर पर बिल्कुल भी ना जाऊं। मैंने उससे मना किया, लेकिन उसने मुझसे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की। मैंने सोचा कि दादाजी के आने से पहले मैं अपने घर पर वापस आ जाऊंगी। मैंने गलती की और मैं बेला के घर पर चली गई। जब मैं उसके घर के अंदर गई तो मैंने देखा कि उसके घर के सारे दरवाजे, बेडरूम, किचन और जितने भी कमरे के दरवाजे थे वो सारे बाहर से बंद थे और जो बेला का कमरा था मैं सिर्फ उसी में गई। बेला का कमरा मेरे कमरे से बहुत ही ज़्यादा अजीब था।
ऐसा लगता था कि वो अपने कमरे में ज़्यादा साफ सफाई नहीं रखती है। बहुत ही ज़्यादा गंदा, अजीब सी बदबू भी आ रही थी। मैंने बेला से पूछा कि शायद तुम्हारे कमरे में किसी तरह की कोई स्मेल आ रही है। उसने कहा कि उसको ऐसी कोई भी स्मेल नहीं आ रही। फिर मैंने भी उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप फिर उससे बैठ के बात करने लगी। मैं करीबन 1 घंटे तक उसके घर पर बैठी हुई थी। उसके बाद दादाजी के आने का टाइम हो गया था, तो मैंने उससे बोला कि अब मैं घर जा रही हूँ, दादाजी के आने से पहले मुझे घर पर पहुँचना होगा। उसने कहा ठीक है। जाने से पहले मैंने उसके कमरे को दोबारा देखा। वो बहुत ज़्यादा गंदा था। बिस्तर पे अजीब सी मिट्टी पड़ी थी, जैसा लग रहा था कि वो अपने बिस्तर पर सोते ही नहीं है। कमरे के ज़मीन पर गंदे निशान, दीवारों पर अजीब सी फोटो लगी हुई थी और पर्दे ऐसे जैसे कि वो उन्हें कभी साफ ही नहीं करती है। काफ़ी सब अजीब था, लेकिन मैंने इसके बारे में उससे कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गई। आधे घंटे बाद दादाजी भी आ गए थे। मेरे कमरे की खिड़की से बेला के कमरे की खिड़की साफ साफ दिखाई देती थी। मैं उसी को देख रही थी। बेला ने अपने कमरे की लाइट्स बंद रखी थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं जानना चाह रही थी कि आखिर वो ऐसी क्यों है, लेकिन इसके बारे में अपने दादाजी से भी नहीं पूछ सकती थी। उस वक्त रात हो रही थी। मैंने देखा कि बेला अपने फार्म हाउस से निकल के, मतलब जहां वो रहती है, बाहर जंगल की तरफ जा रही है। उसको देख के बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। वो इतनी रात में कहाँ जा रही थी मुझे कुछ भी नहीं पता। उसके बाल पूरी तरीके से खुले थे। उसने अपने पैरों पर ना ही जूते पहन रखे थे और ना ही किसी भी तरह की कोई स्लीपर्स। वो उसी गीले कीचड़ में चलते हुए जंगल की तरफ जा रही थी। सब कुछ जानते हुए भी पता नहीं क्यों मेरा मन आया कि मैं उसका पीछा करूं। दादाजी अपने कमरे में सो रहे थे। उन्हें बिना बताए मैं चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकल गई और बेला के पीछे पीछे उसी जंगल में चली गई। हालांकि वो मुझसे पहले उस जंगल में चली गई थी, तो उसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल था। काफी ज्यादा अंधेरा भी था, लेकिन मैंने उसको ढूंढ लिया। वो एक पेड़ के पास थी। वो उसी पेड़ के पास खड़ी हुई थी और जमीन पर कुछ खोद के निकाल रही थी। वो जमीन को खोदते हुए अजीब सी आवाजें निकाल रही थी, जैसे कि वो बहुत जोर जोर से हाँफ रही हो। उसके गले से जो आवाज आ रही थी वो किसी लड़की की नहीं थी। ऐसी आवाज जैसे वो किसी आदमी की हो और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो। मैं वहीं पर खड़े होकर उसको देख रही थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसको बुला सकूं। वो लगातार मिट्टी को खोदती रही और फिर अंदर से कोई अजीब सी चीज निकली। शायद कोई मांस का टुकड़ा था या किसी चीज को उसने वहां पर गाड़ा हुआ था। मेरी आंखों के सामने ही उसने उस चीज को खा लिया। वो 100% एक मांस का ही टुकड़ा था। फिर वो वहां पर उसको बैठकर खाती रही और बहुत ही अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। कुछ देर बाद वो वहां से उठ के दोबारा फार्म हाउस की तरफ जाने लगी। मैं पेड़ के पीछे ही छुप गई थी। मैं उसे साफ साफ देख रही थी। मैंने उसके पूरे शरीर को देखा। उसके पैर गीली मिट्टी से पूरे सने हुए थे। उसने अपने पैरों में कुछ नहीं पहना हुआ था। जंगल में कुछ कांटे भी उसके पैर के अंदर घुस गए थे और हल्का फुल्का खून भी उसके पैर से निकल रहा था। मैं जब भागते हुए उस जगह दोबारा गई जहां पर वो बैठ के खा रही थी, तो मैंने देखा कि वो कुछ और नहीं, एक खरगोश का मरा हुआ बच्चा था जिसके मांस को उसने खा रखा था। ये चीज देख के मैं एकदम हैरान हो गई और फिर मैं दोबारा वहां से भाग के उसके पीछे गई, तो मैंने देखा कि वो फार्म हाउस की तरफ ही जा रही थी। जब वो अपने फार्म हाउस के सामने पहुंची तो फार्म हाउस के अंदर बंद जानवर अजीब सी आवाजें करने लगे और चिल्ला रहे थे। वो अंदर भाग दौड़ कर रहे थे। उनके भागने की आवाज फार्म हाउस के बाहर साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो चुपचाप अपने घर के अंदर चली गई और फिर अपने कमरे में। ये चीज जब मैंने देखी तो मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गई। उसके बाद मैं दोबारा भागते हुए अपने कमरे में चली गई और मैं अपने कमरे की खिड़की से बेला के कमरे की खिड़की को लगातार देखती रही और वो बंद थी। काफी देर तक अपने रूम की खिड़की पर बैठी रही। उसके बाद मैं भी जाके सो गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ देर बाद मैं सो गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो मैं भागते हुए दादाजी के पास गई और उनको मैंने कुछ भी नहीं बताया। उनसे मैं सिर्फ इतना बोला कि रात के करीबन 1 या 2 बजे मैंने बेला को जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। वो आखिर इतनी रात में कहाँ जा रही थी? तो दादाजी ने बताया कि हम उसके बारे में बात नहीं करते, और अगर तुमने ये चीज़ देखी है तो तुम भी अब बेला से बात करना छोड़ दो। तुम्हारा बातचीत करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। जब मैंने दादाजी से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने पहले मुझे बहुत मना किया कि वो इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताएंगे, लेकिन जब मैंने उन्हें दोबारा से पूछा तो उन्होंने बताया कि बेला के अंदर
उसकी माँ की आत्मा आती है। जब ये बात मैंने सुनी तो मैं एकदम डर गई थी। मैंने उनसे पूछा कि ऐसे कैसे मुमकिन है। तो उन्होंने बताया कि बेला को जन्म देते वक्त उसकी माँ की मौत हो गई थी। उसके पिताजी ने उन्हें बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं बची। जब उसके पिताजी बेला का पालन पोषण कर रहे थे तो उनको ऐसा महसूस होता था कि उसके पास उसकी माँ की आत्मा घूमती रहती है। और कई बार तो मैंने भी इस चीज को देखा था। रात के अंधेरे में कोई औरत बेला को हाथ पकड़ के जंगल की तरफ ले जा रही थी। जब मैं और उसके पिताजी जंगल की तरफ भागते हुए गए तो वो औरत वहां से गायब हो गई थी और बेला एक पेड़ के पास चुपचाप बैठी हुई थी। जब हम लोगों ने बेला को उठाने की कोशिश की तो बेला की आंखें पूरी तरीके से सफेद थी और वो जोर जोर से हंस रही थी। उस वक्त बेला की उम्र करीब 8 या 9 साल की थी। जब हमने बेला से पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आई, तो उसने बोला कि मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, ये मेरी बेटी है। वो बेला की आवाज़ नहीं थी, उसके शरीर के अंदर उसकी माँ की आत्मा थी जो कि अपनी खुद की आवाज़ में बोल रही थी। और मैंने और बेला के पिताजी ने दोनों ने इस आवाज़ को सुना था। कुछ देर तक बोलने के बाद वो एकदम नॉर्मल हो गई और उसके बाद हम लोग बेला को उठा के उसके घर ले आए। लेकिन उसके बाद से अजीब अजीब हरकतें उसके घर में होना चालू हो गई। बेला अक्सर रात में उठ के जंगलों की तरफ भाग जाया करती थी। जब भी सुबह उसके पिताजी उसके कमरे को देखते थे तो वो अपने कमरे में नहीं होती थी। उसके पैर में मिट्टी लगी होती थी और वो नंगे पैर चला करती थी। उसके पिताजी ने डॉक्टर्स को भी दिखाया। पहले लगा कि शायद उसको नींद में चलने की बीमारी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बेला को देखते ही उसके फार्म हाउस के सारे जानवर अजीब सी हरकतें करने लगते थे और कई बार तो बेला ने अपने फार्म हाउस के कुछ जानवरों को मार दिया और उन्हें खा भी लिया। जब ये बात हम लोग को पता चली तो हम लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। उस दिन के बाद से बेला के पापा ने बेला को रात में कमरे में बंद करना चालू कर दिया और उसके कमरे के सारे दरवाजों में बाहर से लॉक लगा रहता है। लेकिन अब कुछ सालों से बेला की हरकतों में थोड़ा सा सुधार आया है। अब वो नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करने लगी है। लेकिन जिस हिसाब से तुमने बताया कि कल रात में तुमने उसे दोबारा जाते हुए देखा, इसका मतलब यही है कि बेला के अंदर अभी भी उसकी माँ की आत्मा आती है। इसलिए मैं तुमसे यही बोलूँगा कि तुम अब उससे दूर रहो। उसको जब ठीक होना होगा वो ठीक हो जाएगी। जब ये बात दादाजी ने मुझे बताई तो मुझे इनकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। बेला इतनी बड़ी मुसीबत से गुजर रही थी, इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। लेकिन फिर मेरी छुट्टियां खत्म होने को आई और फिर दादाजी ने मुझे घर जाने के लिए बोला। मुझे बेला से आखिरी बार बात करने का मौका भी नहीं मिला। मैं अक्सर दादाजी से बेला के बारे में पूछा करती थी तो वो मुझसे उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते थे। फिर उसके बाद जब मैं एक बार और दादाजी के घर पे गई तो मुझे ये खबर मिली कि बेला की मौत हो चुकी है और वो जंगल में मरी पाई गई। इसका क्या वजह थी किसी को कुछ भी नहीं पता। ये बात जान के मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। लेकिन दादाजी अक्सर बोलते थे कि उसकी मरने की वजह ज़रूर उसकी माँ ही होगी। तो दोस्तों ये थी पहली घटना। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ जो कि मुझे रेडिट से मिली है। ये घटना सना नाम की एक लड़की के साथ घटी थी और अब आगे की घटना मैं आपको सना के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम सना है, मैं कनाडा की रहने वाली हूँ। ये घटना हमारे घर में सन 2001 में घटी थी। हमारा घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। हमारे घर में 3 लोग ही रहते थे, मैं, मम्मी और मेरे पापा। हमारे घर का आधा हिस्सा खाली रहता था, तो पापा ने ये सोचा कि आधा हिस्सा किसी को हम लोग रेंट पर दे दें और कोई पेइंग गेस्ट आएगा तो हमारा घर भी सेफ रहेगा जो हम लोग घर पर ना हो, और उससे हमारी थोड़ी साइड इनकम भी हो जाएगी। हम लोगों ने यही डिसाइड किया और फिर हमने एक एडवर्टाइजमेंट पेपर में डाल दिया कि हमारे घर का एक हिस्सा खाली है और अगर कोई पेइंग गेस्ट रहना चाहता है तो रह सकता है। करीबन 1 से 2 हफ्ते तक कोई भी किराएदार नहीं आया। मजबूरन में हमें रेंट और कम करना पड़ा। रेंट कम करने के 2 दिन बाद ही हमारे घर पर 2 किराएदार आए। मतलब वो एक फैमिली थी। उस फैमिली में दोनों पति पत्नी थे। उनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा थी। पत्नी की मानसिक हालत थोड़ी ठीक नहीं रहती थी। वो आपस में ही कुछ ना कुछ बड़बड़ाया करती थी। पति ने मुझसे बोला कि उसका इस समय इलाज चल रहा है, इसलिए वो इस एरिया में हम लोग की तरफ रहना चाह रहे हैं। इस एरिया से हॉस्पिटल काफ़ी ज़्यादा करीब पड़ता है। पापा ने उन दोनों को देखा और उस औरत की हालत सच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए पापा ने उन्हें रहने के लिए कमरा दे दिया। वो घर के आधे हिस्से में ही रहते थे, लेकिन हम लोग उनसे ज़्यादा बोलचाल नहीं करते थे क्योंकि पापा कहते थे कि उन्हें अपने से मतलब रखना चाहिए और हमें हमसे। वो जब रेंट देते थे तभी हमसे बात किया करते थे। वो बुजुर्ग आदमी अक्सर अपनी वाइफ को हॉस्पिटल ले जाया करता था
और मैं अक्सर उसे देखा करती थी कि उसकी वाइफ बगल में देख के किसी न किसी से बातें किया करती है। मुझे इस बात को देख के बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता था। पहले मुझे लगता था कि शायद वो अपने मन में ही कुछ बात करती है, लेकिन फिर उसकी हरकतों को देख के ऐसा लगने लगा कि वो सच में किसी से बात किया करती है। कई बार तो मैंने अपने रूम की खिड़की से रात में उसको टहलते हुए भी देखा और ऐसा लगता था कि वो किसी से बात करते हुए टहल रही है और उसके हाथ की पोजीशन ऐसे होती थी कि जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। जोर जोर से हंसती थी और बात करती थी। उसके हंसने की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई देती थी। वो अक्सर पढ़ाई लिखाई की बातें करती थी और अक्सर अपने पापा के बारे में भी बात किया करती थी और उसकी बात से ऐसा लगता था कि वो किसी छोटी बच्ची से बात कर रही है। ये चीज़ करीबन 1 हफ्ते तक चलती रही। फिर मैंने भी इस पर ध्यान देना बंद कर दिया। फिर 2 हफ्ते बाद एक दिन खूब जोर से बारिश हो रही थी। उस बुजुर्ग औरत के हस्बैंड कहीं बाहर किसी काम के लिए गए थे। उन्होंने हमसे बता दिया था कि वो बुजुर्ग औरत घर पे अकेली है, तो अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो हम उनका ध्यान रखें। मैंने उनसे कहा ठीक है। फिर हम लोग रात में सो रहे थे। उस वक्त रात के करीब 1 बज रहे थे। काफ़ी ज़ोर से बारिश हो रही थी। वो बुजुर्ग औरत रात में बारिश में ही निकलने के लिए रोड पर चली गई। मैंने पापा से तुरंत उसे रोकने के लिए बोला, लेकिन पापा जब तक उसे ढूंढने के लिए निकलते वो गायब हो गई थी। वो पूरे घर को खुला छोड़ के पता नहीं कहाँ चली गई थी। उनके हस्बैंड को भी इन्फॉर्म नहीं कर सकते थे क्योंकि बारिश की वजह से उनसे भी कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। फिर मैं और पापा उन्हें ढूंढने के लिए बाहर की तरफ गए। हमने काफ़ी देर तक उन्हें ढूंढा लेकिन वो नहीं मिले। मैं अपनी साइकिल से उनको ढूंढ रही थी। किसी तरह जब मैं थोड़ा सा और आगे गई तो मैंने देखा कि वो एक बस स्टॉप के पास बैठी हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंस रही हैं। उनके हंसने की आवाज़ मुझे बहुत ज़ोर से सुनाई दे रही थी और देख के साफ साफ लग रहा था कि वो किसी से बात कर रही हैं। जब मैं अपनी साइकिल चलाते हुए उस बस स्टॉप के पास पहुंची तो मैंने देखा कि उनके बगल में एक लड़की बैठी हुई है। उसकी उम्र मेरी जितनी ही थी और वो उन्हीं से ही बातें कर रही थी। मैंने तुरंत जाके उन्हीं के बगल में ही अपनी साइकिल को रोका और उन दोनों को देखने लगी। वो दोनों लोग मुझे देख रही थी और सच में मेरी आंखों के सामने वो लड़की गायब हो गई। और फिर वो बूढ़ी दादी जो कि बगल में बैठी हुई थी वो उस लड़की को ढूंढने लगी, लेकिन वो उन्हें नहीं दिखी। फिर वो ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे वो किसी से बात नहीं कर रही हैं, वो किसी को ढूंढ रही हैं। और वो लड़की सच में मेरी आंखों के सामने कहाँ गायब हो गई मुझे नहीं पता चला, जैसे कि हवा। कुछ देर तक तो मैं एकदम हैरान हो गई। मुझे मेरी आंखों पे देखी हुई चीज़ पर विश्वास भी नहीं हो रहा था कि आखिर वो सच में गायब हुई या नहीं। वो दादी कहने लगी कि तुमने मेरी लड़की को भगा दिया और मुझ पर चिल्लाने लगी। वो मुझ पे हाथ उठाने जा रही थी और मेरे हाथ को पकड़ के खींच रही थी। मैं उनसे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उन्होंने मेरे हाथ को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से पकड़ा हुआ था। इस उम्र में भी उनके हाथ में इतनी ताकत थी कि मैं उनके हाथ से अपने हाथ को छुड़ा तक नहीं पा रही थी। उस वजह से मेरी साइकिल रोड पर ही गिर गई और मैं उनसे अपने हाथ को लगातार छुड़ा रही थी। मेरी आवाज़ सुनते सुनते मेरे पापा भी मेरे पीछे आ गए और उन्होंने ये देखा कि दादी मुझे किसी तरह खींच रही हैं और मारने की कोशिश कर रही हैं। पापा तुरंत हम लोग के पास पहुंचे और उन्होंने दादी को मुझसे अलग किया और उसके बाद वो जोर जोर से रोने लगी। मैंने पापा को बताया कि यहाँ पर बैठ के एक लड़की से बात कर रही थी और वो लड़की अचानक से गायब हो गई। पापा ने उस वक्त मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने सोचा कि वो सबसे पहले दादी को लेके घर चले जाए। फिर हम लोग किसी तरह उनको लेकर घर गए और कुछ देर बाद उनके हस्बैंड भी घर पर आ गए। जब से वो लोग शिफ्ट हुए हैं ये मेरा पहली बार था जब मैं उनके कमरे के अंदर गई और मैंने अंदर की कंडीशन देखी। उनका घर काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा था, लेकिन एक चीज़ जो देख के मैं हैरान हो गई, उनके बेड के बगल में जहाँ पर मैंने अभी दादी को लिटाया था वहाँ पर एक फ़ोटो रखी हुई थी और वो फ़ोटो उसी लड़की की थी जो बस स्टॉप में दादी के बगल में बैठी हुई थी। कुछ देर तक तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि ये वही लड़की है जिसको मैंने देखा था। पापा चले गए थे। उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं कुछ देर तक यहीं पर दादी के साथ बैठी रहूं और दादाजी को अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं उनकी मदद करूं। दादी सो गई थी, उनको दवाई दे दी गई थी और मैं और दादा उनके बगल में ही बैठे हुए थे। तभी मैंने दादाजी से पूछा कि आखिर ये लड़की कौन है जिसकी फ़ोटो वो बगल में रखी हुई है। दादाजी ने बताया कि ये लड़की उनकी बेटी है जिसकी उम्र करीब मेरी जितनी ही थी और छत से गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। मैंने दादाजी से बोला कि अगर मैं आपको कुछ बताऊं तो आप उस बात पर विश्वास करोगे? तो उन्होंने कहा हाँ बताओ। मैंने उन्हें बताया कि आपकी वाइफ मतलब दादी जी अपनी लड़की से ही बात करती हैं और मैंने आज उसको देखा भी है। दादाजी पहले कुछ देर तक मुझे देखते रहे और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे ये बात पता है पर मैं कभी भी ये बात को किसी को नहीं बताता वरना लोग मुझे भी पागल कहेंगे। आज तुमने इस बात को छेड़ा है तो मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ।
मेरी लड़की की आत्मा आज भी मेरे और मेरी बीवी के साथ है। वो एक एक्सीडेंट था जिसमें उसकी मौत हो गई, लेकिन शायद अभी भी उसकी आत्मा यहीं पर ही भटक रही है। कई बार मैंने खुद उसको रातों में अपने कमरे में टहलते हुए देखा है, लेकिन वो मुझे नहीं दिखाई देती है क्योंकि मैं अक्सर उसे डांटा करता था और वो मुझसे बहुत ही कम बात किया करती थी और मुझसे डरती भी थी। लेकिन मेरी वाइफ उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती थी। शायद इसीलिए मरने के बाद भी मेरी बेटी मुझसे बात नहीं कर रही है। लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए शिफ्ट हुआ क्योंकि अक्सर मेरी वाइफ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो इस बात को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली लेने लगती है क्योंकि जब मेरी बेटी की आत्मा दिन के वक्त उसके सामने से गायब हो जाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे आज भी इस बात का विश्वास नहीं है कि उसकी बेटी मर गई है, क्योंकि जब वो सच में मर गई थी तो मेरी वाइफ को एक बहुत ही बुरा झटका लग गया था, जिसकी वजह से उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही है। और फिर कुछ दिनों बाद उसको अचानक से वो दिखना चालू हो गई। पहले हमें और डॉक्टर को लगा कि ये शायद उसका कोई वहम है, इसलिए कुछ दिनों तक उसको हेलुसिनेशन हो रहे हैं और वो अपनी बेटी को ही इमेजिन कर रही है। लेकिन जब रात में मैंने खुद अपनी बेटी की आत्मा को टहलते हुए देखा तो मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि वो आज भी हम लोग के साथ है। और मुझे ये नहीं पता कि हम लोग के साथ कब तक है, लेकिन जब तक वो है उसी की वजह से मेरी वाइफ जिंदा है। जब दादाजी ने ये घटना मुझे बताई तो मुझे उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मेरी आंखों के सामने वो लड़की अचानक से गायब हो गई थी, इसलिए मुझे उनकी बात पर विश्वास करना पड़ा। इसके बारे में फिर मैंने अपनी मम्मी को भी बताया। मेरी मम्मी को जैसी ही बात पता चली उन्होंने पापा को ये चीज़ बताई। हालांकि पापा इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन जिस तरह की दिक्कत उन्होंने फेस की थी कि वो बूढ़ी औरत मुझे मार रही थी और वो अचानक से रात में गायब हो जाती है और बाहर कहीं भी निकल जाती है, इसकी वजह से हमें भविष्य में कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर होती। इसलिए पापा ने उन दादाजी से कमरे को खाली करने के लिए बोला। दादाजी ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो 1 महीना यहाँ पर रुक जाए, लेकिन पापा ने गुस्से में उन्हें बाहर जाने के लिए बोला और करीबन 1 हफ्ते बाद उन दोनों बुजुर्गों ने घर को खाली कर दिया। उसके बाद से मैं उस कमरे में भी नहीं जाती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि शायद उसकी आत्मा इस कमरे में अभी भी हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। करीबन 2 हफ्ते बाद वहाँ पर नए किराएदार आ गए और फिर सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया। तो दोस्तों ये थी 2 घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।